नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े बताते हैं कि बाजार के उथल पुथल के बीच लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर बरकरार है। दिसंबर में एसआईपी के जरिए निवेश किया जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड पार पहुंच चुका है, 26,000 करोड़ रुपए के पार। इस दौरान इक्विटी फंड में भी निवेश का ट्रेंड बरकरार है। मिड और स्मॉल कैप फंड्स लोगों की पसंद बने हुए हैं। आज जरा इसी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब आगे आने वाले टाइम में आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन से फंड ऐड करने चाहिए। हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गंग हमारे साथ हैं। मोहित, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। और महीना दर महीना जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आते हैं उससे हमें कुछ आइडिया लगता है कि आखिरकार क्या ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्टर्स के पैटर्न का। और एक बार फिर से निवेशकों ने ये जाहिर कर दिया है कि बाजार चाहे कैसा भी क्यों ना करे, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, उनका भरोसा जो है अपने पैसों को लेकर, जो उनका इन्वेस्टमेंट पे विश्वास है वो बरकरार है। एसआईपी निवेश रिकॉर्ड हाई पर है, मतलब 26,000 के पार पहुंचना आंकड़ा, वो भी सिर्फ 26,000 नहीं, हम तो इसको कहेंगे 26,500। जो हमने लगभग 25,300 के आसपास हमने नवंबर के आंकड़े देखे थे, दिसंबर में वो 26,400 के पार भी पहुंच चुके हैं। क्या समझे एसआईपी के नंबर से, मोहित? जी स्वाति, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है, और जो शुरुआत 2025 में हमने देखी है इन नंबर्स में, वो ये चौंका देने वाली है मेरे लिहाज से। मुझे लग नहीं रहा था स्वाति, ऑनेस्टली, कि दिसंबर में इस तरह का नंबर सामने आएगा। जब नवंबर में सिप के जो फ्लोज़ थे उसमें एक छोटा-सा डिप आया, तो 17 महीने की एक कॉन्सेक्यूटिव रैली थी, जहाँ पर सिप का नंबर हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। वो थोड़ा-सा थम सा गया था नवंबर 2024 में। दिसंबर में मुझे लगा था कि नंबर शायद, बिकॉज़ जो मार्केट्स थे, आपने देखा कि सिर्फ दिसंबर के महीने में जो निफ्टी था वो 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सिर्फ 2% एब्सोल्यूट गिरावट एक महीने के अंदर देखने को मिली। बट उसके बावजूद जो सिप का नंबर आया है, 26,500 करोड़ के आसपास का नंबर, वो चौंका देने वाला है, और वो पूरी तरह से दर्शाता है कि जो भारतीय रिटेल निवेशक है, उसका जो भरोसा है, वो दिन प्रतिदिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर बढ़ता ही जा रहा है। और ये उसी भरोसे का मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि ये जो सिप की राशि है वो महीने दर महीने बढ़ती ही जा रही है। मुझे याद है स्वाति, 2021 जनवरी में यही सिप का जो मंथली फ्लो था वो 8,000 करोड़ पे था, और आज ठीक 4 साल बाद यही नंबर करीब साढ़े 3 गुना बढ़कर 26,500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये पूरी तरह से रिटेल की ताकत को दर्शाता है, पूरी तरह से निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है, और ये भी दिखाता है कि भारत में फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के प्रति जो जागरूकता आ रही है, वो धीरे-धीरे अब बढ़ती ही जा रही है। और ना सिर्फ मेट्रोज़ में, बट अब हम ये देख रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 शहरों से भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है फ़ाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग्स के लिए, और ओवरऑल आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी। सो बिल्कुल, तो ये है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा। हमारे साथ राइट रिसर्च की फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव भी शो में शामिल हो चुकी हैं। सोनम, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम समझते हैं, हम एक्सपर्ट्स की, एक बिजनेस चैनल होने के नाते भी जो हम लगातार बोलते रहते हैं निवेशकों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बाजार की किसी भी गिरावट से घबराना नहीं चाहिए आपको। तो जिस तरीके के नंबर सामने आए हैं, हमने एसआईपी के जो नंबर्स आते हुए देखे हैं, ना सिर्फ एसआईपी के नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है, नई एसआईपीज 54 लाख रजिस्टर हुई है, ये भी अपने आप में एक अच्छा नंबर है। एसआईपी एयूएम रिकॉर्ड पर अगर देखें तो 13,63,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, ये भी एक रिकॉर्ड हाई है। दिसंबर में रिकॉर्ड 10 साढ़े 10 करोड़ एसआईपी खाते भी जुड़े हैं। तो ये जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड एसआईपी ने मोस्टली जो बनाए हैं, एंड दैट टू एट द एंड ऑफ द ईयर 2024, क्या ये हम इसको कह सकते हैं कि इसने बहुत ही ब्यूटीफुली सम अप किया है 2024 को? बिल्कुल। ये ट्रेंड यहाँ पे दिखाता है कि कैसे इंडियन इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट पे एक बहुत ज़्यादा भरोसा है। और अगर आप बात करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, फिर भी ये आंकड़ा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इनफ्लो आया है,
एसआईपी के थ्रू, ये बहुत एनकरेजिंग है। और आई थिंक जो मार्केट का आगे का ट्रेंड भी होगा, आई थिंक वो भी इन्हीं आंकड़ों के भरोसे चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा भरोसा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वॉल्यूम इतनी बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो मार्केट्स है उसमें भी आगे चल के एक तरह से स्टेबिलिटी ज़रूर बराबर रहेगी, और आई थिंक ये नंबर्स मार्केट को भी आगे जाके सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, मार्केट को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। एक बड़ा जो हिस्सा है, अगर ये फ्लो थ्रू म्यूचुअल फंड आ रहा है, डेफिनेटली ये नंबर काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक हैं। हम इक्विटी पर ही भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर जब मोहित यहाँ पर निवेश का ट्रेंड तो यहाँ पर बरकरार है ही। जो नेट इनफ्लो है वो 41,000 करोड़ रुपए रहा है, उसके भी पार गया है। जो फंड का AUM है वो अराउंड 0.7% से बढ़कर लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा है। यहाँ पर अगर हम नंबर क्रंचिंग करें मोहित, तो निवेश जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा है वो मिड, फ्लेक्सी, स्मॉल कैप एंड देन लार्जर मिड कैप में आया है। तो ये जो हमने मोहित ट्रेंड देखा है, आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिवली, हमने दूसरे महीने में देखा कि मिड कैप में अच्छे पैसे आए हैं, फ्लेक्सी कैप में अच्छे पैसे आए हैं, स्मॉल कैप में अच्छे पैसे आए हैं, एंड लार्ज एंड मिड कैप में भी अच्छी जो ट्रेजेक्टरी है ऑफ ग्रोथ वो नजर आ रही है। तो इस पैटर्न को कैसे समझें? जी स्वाति, तो देखिए इक्विटी का भी जो नंबर है वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही चौंका देने वाला नंबर है, और मैं हैरान हूँ इन नंबर्स को देखकर ऑनेस्टली। एंड अगर आप देखें कि 41,000 करोड़ का नेट इनफ्लो है सिर्फ इक्विटी फंड्स में, ये एक बहुत बड़ी राशि है। यहाँ पर जबकि आपके ब्रॉडर मार्केट्स नीचे थे तो मार्क टू मार्केट आपको लॉसेस हुए हैं, उसके बावजूद इक्विटी में आपका नेट इनफ्लो बहुत हाई है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप देखें स्वाति, तो ये 46वां महीना है जब कॉन्जिक्यूटिवली इक्विटी में नेट इनफ्लो आया है, जो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सा है मेरे लिहाज से। यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो मुझे एक थोड़ा सा दुख रहता है स्वाति, ये देखकर कि लार्ज कैप कैटेगरी में जो फ्लोज हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट जबकि फ्लोज बढ़ने चाहिए मार्केट की गिरावट को देख के, लार्ज कैप जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, ज्यादा अच्छा बैलेंस देते हैं आपके पोर्टफोलियो में, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ज्यादा अच्छी तरह से देते हैं, बट वहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लोज धीरे धीरे गिर रहे हैं। और शायद इसका कारण भी ये है कि पिछले 2-3 सालों से जो चुनिंदा लार्ज कैप शेयर्स हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट लो सिंगल डिजिट टाइप रिटर्न रहा है उनका। और निफ्टी का भी अगर हम हेडलाइन रिटर्न देखें निफ्टी 50 का, तो 2024 कैलेंडर ईयर में सिर्फ 10% था, जबकि मिड कैप इंडेक्स करीब 23% ऊपर था और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 26-27% ऊपर था। तो उसके लिहाज से ये वाजिब सी बात है कि लार्ज कैप में फ्लोज थोड़े कम होते जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लोगों को वो पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखना होगा। बहुत ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप की रैली को देखकर निवेशक कहीं उत्तेजित ना हो जाए और बहुत ज़्यादा पैसा ना डाल दे, मुझे उसी का डर लगा रहता है। क्योंकि ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मिड कैप में भी 5,000 करोड़ के ऊपर पैसा आया दिसंबर में। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने के मुकाबले सबसे ज़्यादा एलोकेशन आया। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो सिप का एलोकेशन है निवेशकों का, वो भी स्मॉल और मिड कैप की तरफ बढ़ता जा रहा है, रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। और जो लार्ज कैप टिल्टेड कैटेगरीज हैं वहां पर फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निवेशकों को थोड़े से सावधानी की आवश्यकता है कि वो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज का जो बैलेंस या स्वरूप है उसे मिड और स्मॉल कैप की तरफ टिल्ट ना कर दे, एक अच्छा बैलेंस बनाए रखिए। तो धीरे धीरे टाइमली रीबैलेंसिंग भी बहुत जरूरती होती होती है पोर्टफोलियो में, तो उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं नंबर के डायनेमिक्स देखूं तो इक्विटी के फ्लोज चौंका देने वाले हैं। 41,000 करोड़ के ऊपर की राशि बहुत ही जबरदस्त राशि है, और सारी ही कैटेगरीज में फ्लो आया है। लार्ज कैप में थोड़ा कम, बट मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, ये सारी कैटेगरीज तो जैसे खिल रही हैं। एब्सोल्युटली, आपने एक सही बात पॉइंट आउट की कि लार्ज कैप में पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा पैसे नहीं आए हैं। पर अगर इन कैटेगरीज को देख लिया जाए, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, क्या सोनम समझे कि लोग जो हैं, निवेशक जो हैं, वो लार्ज कैप का जो एलोकेशन है या एक्सपोजर है थ्रू या जो रूट है वाया डिफरेंट फंड्स ले रहे हैं? फ्लेक्सी कैप में कई फंड्स हमने देखा है विच आर जो फंड मैनेजर होते हैं थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा रख रहे हैं, या लार्ज एंड मिड कैप में भी आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर आ रहा है। तो लार्ज कैप अगर वो लेना ही चाहते हैं तो वो फ्लेक्सी कैप यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप के थ्रू ले रहे हैं रादर देन अ प्योर वनीला लार्ज कैप फंड।
बिल्कुल, आज के मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में आपको ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस स्मॉल एंड मिड कैप में मिली है और जैसे-जैसे हमारा मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, जैसे-जैसे न्यू आईपीओज़ आ रहे हैं और आपको नई कंपनी की रिसर्जेंस हो रही है, आई थिंक इस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट छोटी कंपनियों में स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा हो रखा है। तो एक बायस तो है ही स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू और जैसे आपने बोला लोग प्रेफ़र कर रहे हैं कि मैं ऐसे फंड में जाऊँ जो फ्लेक्सिबली लार्ज कैप में एलोकेट करे, हमेशा लार्ज कैप में ना रहे बट जब ज़रूरत हो तब वो लार्ज एंड मिड कैप में एक्सपोज़र ले। तो इसलिए आई थिंक वो इन्वेस्टर्स भी आपके फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारा पैसा एनएफओज़ के भी थ्रू आया है और एनएफओज़ जो आप इस टाइम पे आए हैं वो काफ़ी सेफ सेक्टर्स में आए हैं जैसे हेल्थ केयर, कंज़म्पशन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा रेज़ किया गया है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप यहाँ पे लोग सेक्टर की पिकिंग कर रहे हैं एक तरीके से और उन एनएफओज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एनएफओ में तो धुआंधार निवेश हमने आता हुआ देखा ही। दिसंबर में ही कुछ 34 स्कीमें लॉन्च हुई जिससे लगभग 13,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और हमें मालूम है कि ज़्यादातर जो एनएफओज होते हैं सेक्टर थीम बेस्ड होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा योगदान है जो एनएफओज का टोटल एयूएम टोटल इन्फ्लो में हमें देखने को मिला है। हाइब्रिड कैटेगरी पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर ज़रा समझते हैं कि यहाँ कैसा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। हाइब्रिड में भी बड़ा है निवेश। हमने देखा है अराउंड 4370 करोड़ का, मतलब 4,370 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि नवंबर में ये लगभग 4,123 करोड़ था, तो उससे तो बढ़ोतरी हुई ही है। लेकिन जो एयूएम है हाइब्रिड फंड का वो घटा है मोहित। मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है उसने अच्छा किया है, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में हमने अच्छे पैसे आते हुए देखा है। क्या समझे, इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो साइज है, वो कुछ घटा है हाइब्रिड कैटेगरी का। जी स्वाति, तो स्वाति देखिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बैलेंस्ड कैटेगरी या हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो मोर और लेस स्टेबल सी रही है। बहुत ज़्यादा हमने वहाँ गिरावट भी नहीं देखी है, कुछ स्टैटिक स्टेबल सा आंकड़ा देखने को मिलता है। आपको जो 2 कैटेगरीज़ हैं मल्टी एसेट और बैलेंस्ड एडवांटेज, वहाँ पर हमें थोड़ा मामूली सा नेट इन्फ्लो देखने को मिलता है और मुझे लगता है कंज़र्वेटिव हाइब्रिड और आर्बिट्राज फंड्स, यहाँ पर हमने नेट आउटफ्लो देखे हैं। तो आर्बिट्राज को मैं हाइब्रिड में ना काउंट कर अगर मैं थोड़ा-सा डेट एलोकेशन के लिहाज से काउंट करूँ, बिकॉज़ मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं आर्बिट्राज को डेट या पार्किंग इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से देखते हैं। तो फिर ये मैथ आपकी बैठ जाएगी कि ओवरऑल जो हाइब्रिड कैटेगरी है, अगर मैं आर्बिट्राज को या कंजर्वेटिव हाइब्रिड को हटा दूँ उसमें से, तब आपको वहाँ पर नेट पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिलेगा। आर्बिट्राज और डेट कैटेगरी में ऑब्वियसली हमने आउटफ्लो देखा है, तो उसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। बट हाइब्रिड में मुझे लगता है कि मल्टी एसेट एक ऐसी कैटेगरी है जो कि धीरे-धीरे क्या इन्वेस्टरों की उसमें बहुत रुचि देखने को दिख रही है हमें। और जैसे-जैसे मार्केट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मार्केट का रिस्क बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि 2025 जो है स्वाति, ये साल आप देखेंगे कि इन कैटेगरीज़ को बहुत प्रोमिनेंस मिलने वाली है निवेशकों के पोर्टफोलियोज़ में। क्योंकि एक तरह से जो बैलेंस स्वरूप रहता है इन पोर्टफोलियो का, थोड़ा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे रहते हैं, यहाँ पर आप रिस्क को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, वोलेटिलिटी को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम और ज़्यादा इन्फ्लोज़ देखेंगे इस कैटेगरी में और धीरे-धीरे ये 2 कैटेगरीज़ जो हैं मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज, ये काफ़ी प्रोमिनेंस लेंगी 2025 में। अभी भी हम इसमें स्टेडी फ्लोज़ देख रहे हैं, बट मुझे लगता है धीरे-धीरे ये फ्लोज़ जो हैं, ये आप और बढ़ता हुआ देखेंगे आने वाले साल में। एब्सोल्युटली। तो हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट एलोकेशन, आपका डेट, इक्विटी, गोल्ड, रीट्स, इनविट्स, तमाम एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होता है। बैलेंस एडवांटेज, अगेन इक्विटी डेट का एक अच्छा एलोकेशन यहाँ पर देखा जाता है, तो यहाँ पर रुचि डेफिनेटली बढ़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद 2025 में जो हमें नंबर्स तो 2024 के लास्ट मंथ से मिले हैं, उससे क्या इंडिकेशन नए साल के लिए मिलते हैं, ज़रा समझेंगे, क्योंकि डेफिनेटली रेट कट की संभावनाएं भी हैं। इसको लेकर क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, दोनों ही एक्सपर्ट्स के फंड्स भी जानेंगे। थोड़ी सी देर में बने रहिए हमारे साथ।
तो बाजार की उथल-पुथल के बावजूद दिसंबर के महीने में लोगों ने बढ़-चढ़ कर निवेश किया है। एसआईपी के धुआंधार नंबर आए हैं, 26,000 करोड़ के पार एसआईपी के जो निवेश है वो पहुंचा। इक्विटी में अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है, हाइब्रिड में भी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बरकरार है। पर डेट में यहाँ से पैसे निकले हैं। लगातार दूसरा महीना है जब डेट फंड से आउटफ्लो रहा है। निवेशकों का कुछ खास उत्साह डेट फंड में नहीं है, पर हाँ जहां पर थोड़ा मतलब उनको दिख रहा है वहां पर जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लॉन्ग ड्यूरेशन है और गिल्ट फंड है। अब जब हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं सोनम, जब मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा ऐलान हो कि हाँ रेट कट हो इस साल में, तो आपको क्या लग रहा है नंबर्स को देखकर जो लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसे जा रहे हैं, गिल्ट फंड में पैसे जा रहे हैं, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है या फिर ऐसे रेट कट के दौर में ऐसे फंड्स में पैसे लगाने चाहिए? बिल्कुल, तो जब भी रेट कट का अनाउंसमेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में ही दिखता है। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जब रेट कट होता है, और जो छोटे ड्यूरेशन के फंड हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये नंबर क्लियरली दिखा रहे हैं कि जो पॉज़िटिव इन्फ्लो है, वो सिर्फ़ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में आया है और शॉर्ट टर्म फंड्स में काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लो दिखा है। तो ये नंबर बिल्कुल एक्सप्लेन होते हैं रेट कट की एंटिसिपेशन को देख के, और डेट फ्लो से जो आउटफ्लो हो रहा है डेट फंड से, वो हमको फिर से ये दर्शाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस मोर एंड मोर इक्विटी मार्केट पे है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इक्विटी मार्केट यहाँ से और रोबस्ट रहेगा, और आई थिंक दिसंबर में लोगों ने एक रिकवरी पे भी ज़्यादा बेट किया हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरीके से लिक्विड फंड से पैसे निकले, ओवरनाइट फंड से पैसे निकले, कहीं ना कहीं मोहित पैसे बाजार में भी गए हैं। लोगों ने इक्विटी में डेफिनेटली पैसे डाले होंगे, पर क्योंकि टैक्स पेमेंट का भी टाइम रहता है, आईटीआर लोगों को भरने होते हैं, ईयर एंड है, तो थोड़ा बहुत मौज मस्ती के लिए भी पैसे चाहिए। तो शायद ये कुछ रीजंस रहे हैं जो हमने डेट फंड में मोस्टली लिक्विड और शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसे निकलते हुए देखे हैं। पर हैविंग सेड दैट, जो हम फिक्स इनकम में स्ट्रैटेजी बनाए 2025 में, किन बातों को ध्यान में रखकर बनाए? जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए दिसंबर में अक्सर एडवांस टैक्स का बहुत बड़ा आउटगो रहता है, तो वहाँ पर लिक्विड और ओवरनाइट कैटेगरी पे हमेशा ही दबाव देखा गया है। पर डेट फंड के फ्लोज़ को लेकर मैं एक छोटा-सा आंकड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 कैलेंडर ईयर्स में 2021, 22 और 23, ये 3 कैलेंडर ईयर्स में डेट का ओवरऑल फ्लो जो था वो नेगेटिव रहा था। 2024 3 सालों के बाद में पहला ऐसा कैलेंडर ईयर है जहाँ पूरे साल को अगर हम देखें तो डेट का नेट पॉजिटिव इन्फ्लो रहा है। हालाँकि दिसंबर में 1,27,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो है, बट फिर भी पूरे साल का आंकड़ा जो है वो नेट पॉजिटिव रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है डेट कैटेगरी के लिहाज से। 3 कैटेगरीज़ जो रुझान देख रही हैं, वो बहुत क्लियर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म और गिल्ट कैटेगरी, और ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जिस तरह से यूएस में फेड ने रेट कट किया है, 1% रेट कट ऑलरेडी वहाँ पर हो चुका है और भारतीय सेंट्रल बैंक ने अभी भी रेट कट की शुरुआत नहीं की है। पर कायस ये लगाई जा रही है कि फ़रवरी के महीने से आप रेट कट्स देखेंगे धीरे-धीरे, और इस साल पूरे कैलेंडर ईयर में कहीं न कहीं 50 बिप्स से लेकर 1% तक का रेट कट देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग कि भारत के मैक्रो आंकड़े किस तरह से बाहर आते हैं, राइट? और जब आपको ये उम्मीद है, तो वहाँ पर ये ज़ाहिर-सी बात है कि जो डेट की लॉन्ग टर्म कैटेगरीज़ होती हैं, जो कि बहुत हाईली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होती है, जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, उन कैटेगरीज़ में आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो वो कैटेगरीज़ पूरे साल स्वाति डेफ़िनिटली प्रोमिनेंस में रहेगी और हम देखेंगे कि वहाँ निवेशकों का रुझान बढ़ता रहता है। बट यहाँ पर मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कैटेगरीज़ बहुत ही सेफ कैटेगरीज़ में नहीं होती हैं, ये काफ़ी रिस्की होती है, आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स अच्छे से समझना आना चाहिए इसके लिए। तो इन कैटेगरीज़ में प्लीज़ कोई भी रिटेल निवेशक कभी खुद से निवेश ना करे, जब तक कि किसी अच्छे सलाहकार की लाय राय ना ले लें आप, अच्छी तरह से इन्हें इनका रिस्क और जोखिम ना समझ लें, प्लीज़ इन डेट की कैटेगरीज़ में निवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप पूरी तरह से समझते हैं, रिस्क को जानते हैं और सही तरह से आप इसमें एंट्री एग्ज़िट ले सकते हैं, वहाँ पर ये कैटेगरीज़ आपको बहुत शानदार रिटर्न दे सकती है। और जहाँ उम्मीद ऐसी है कि 2025 का जो साल है, वो बहुत ज़्यादा शानदार शायद ना रहे इक्विटी के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशंस हाई हैं, फंडामेंटल्स थोड़े से डिटीरियोरेट हो रहे हैं, थोड़े से जियोपॉलिटिकल रिस्क्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उम्मीद ऐसी की जाती है कि डेट
एज अ कैटेगरी माइट सी सम प्रोमिनेंस, और वहां पर बहुत जरूरी है कि इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाए रखने के लिए, और अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए डेट में, तो फिर आपको इन कैटेगरीज का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो रही हमारे आज के शो में तमाम आंकड़ों की बात, पर जाते जाते दोनों एक्सपर्ट से हम उनके पसंदीदा फंड्स भी जान लेते हैं। सोनम, आपसे शुरुआत करते हैं। तो इस बाजार में और आने वाले टाइम के लिए आप पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स ऐड करने की सलाह देंगी? देखिए, इस टाइम पे हमें ज़रूर यहाँ पे कई सारे स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैं जहाँ पे बहुत डिमांड आ रही है, बट आई थिंक एक बैलेंस्ड एलोकेशन रखना पड़ेगा। तो मिड एंड स्मॉल कैप में मुझे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है, बट उसके अलावा कैनरा का ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को इंडिया का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और मेरे ख्याल से एक डायनामिक बॉन्ड फंड, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन का काफ़ी वेरिएशन आएगा, तो एक डायनामिक बॉन्ड फंड जहाँ पे बंधन बैंक का काफ़ी अच्छा बॉन्ड फंड है, तो ये हम मेरी लिस्ट में फेवरेट रहेंगे। ओके, तो एक ब्लू चिप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक हाइब्रिड फंड, एक डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये एक मिक्स बैग है सोनम श्रीवास्तव की तरफ से। मोहित, आप बताइए आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं? जी स्वाति, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इक्विटी का एलोकेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर मेरी पहली चॉइस रहेगी प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड है। दूसरी चॉइस रहेगी डीएसपी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। तो ये एक फैक्टर बेस्ड पैसिव स्टाइल का फंड है जो कि क्वालिटी के पैरामीटर पे मिड कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, और मुझे लगता है कि वापस क्वालिटी का साइकिल शायद मार्केट में उभर कर आएगा। पिछले 2-3 सालों से वैल्यू साइकिल चल रहा था, तो क्वालिटी और ग्रोथ मुझे लगता है कि इस साल प्रोमिनेंस में आएंगे। उसके बाद दो एक्टिव फंड्स, ईडलवाइज मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये दो एक्टिव मिड और स्मॉल कैप के फंड रहेंगे, और एक मल्टी एसेट फंड, यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये मेरे 5 पसंदीदा फंड रहेंगे। ओके, तो मोहित के पोर्टफोलियो में मिक्स्ड बैग फंड्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेटजीज। बेहतरीन, थैंक यू सो मच दोनों ही एक्सपर्ट्स का, मोहित और सोनम, हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।